स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, फरवरी के मंथ के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड इनिशिएटिव को नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया गया था। आप देखिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। उसका मेन मोटिव यही था, पॉलिटिकल फंडिंग के पर्सपेक्टिव से किसी भी एज ए इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा या कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो कैरी आउट की जाती थी इलेक्टोरल बॉन्ड इनिशिएटिव के थ्रू में। आप देखिए कि यहाँ पे एक अनोनिमिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी को एज ए मेन बेस क्राइटेरिया मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया गया। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया जो आर्टिकल 19(1)(a है उसका जो वायलेशन है उसके रूप से यहाँ पे माना गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और एसबीआई को जो डायरेक्शन है वो इश्यू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि एसबीआई यहाँ पे सोल अथॉरिटी था इन बॉन्ड्स को इश्यू करने के रिगार्डिंग में। एक नॉर्मल ईयर के अंदर 4 टाइम्स जो बॉन्ड है वो इश्यू किए जाते थे एसबीआई के द्वारा। आप देखिए कि इलेक्शन ईयर के समय में जो आपको डिफरेंट टाइम आपको जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इश्यू का समय है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके रिगार्डिंग में जो अमेंडमेंट है वो भी कैरी आउट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लास्ट ईयर के दौरान ही, कि 2022 के समय वहाँ पे अमेंडमेंट को कैरी आउट किया गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर इलेक्शन होंगे या आप देखिए कि हमारे जनरल इलेक्शंस होंगे तो उस समय में यहाँ पे एक एडिशनल टाइम पीरियड है वो बताया गया था कि उस दौरान भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको इश्यू किया जाएगा एसबीआई के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, एसबीआई को यहाँ पे डायरेक्शन इश्यू की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको जो कंप्लीट डाटा है उसको बताना है कि किस पर्सन के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको परचेज किया गया और किस पॉलिटिकल पार्टी को जो फंड है वो वहाँ पे गया है, ऐसा जो डिटेल है उसके बारे में आपको सबमिट करना है। तो एसबीआई के द्वारा कुछ डिटेल्स है उनको सबमिट किया गया था। इनिशियल फेज के अंदर में आप देखिए कि एसबीआई के द्वारा जो डेट है उसको एक्सटेंड करने के बारे में बात की गई थी। फिर आपको एक एडीआर नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है, एक एनजीओ देखने के लिए मिलता है एडीआर। उनके द्वारा एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि यहाँ पे एसबीआई के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का कोशिश किया गया है, कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको नहीं माना गया है। उसके बाद में एसबीआई के द्वारा कुछ डिटेल्स है उसको सबमिट किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से यहाँ पे एसबीआई को कहा गया कि जो कंप्लीट डिटेल्स हैं उनको आप यहाँ पे सबमिट कीजिए। आप देखिए कि कुछ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर्स हैं उनके बारे में नहीं बताया गया है एसबीआई के द्वारा अपनी डिटेल के अंदर में। पब्लिक डोमेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है, जो कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो एसबीआई के द्वारा बताई गई है। तो ये यहाँ पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन है इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से। इलेक्टोरल बॉन्ड के दौरान में आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपना जो फंडिंग है उसको कैरी आउट किया जाता था। क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे जो फंडिंग है उसको कैरी आउट कर सकते थे? तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा जिस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जनरल इलेक्शन के दौरान में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के दौरान में 1% वोट्स हैं जिनको सिक्योर किया गया है, वही पॉलिटिकल पार्टी है वो अवेलेबल है। बाद में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट है उनको भी कैरी आउट किया गया था कि ऐसी जो कंपनी है वो प्रॉफिट के अंदर नहीं है तो उसके द्वारा भी जो फंडिंग है वो कैरी आउट की जा सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंडर में। तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में भी आपको एक कंसर्न देखने के लिए मिलेगा। कंसर्न ये था बेसिकली, क्या हो सकता है कि इस तरीके से जो सेल कंपनी है, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, वो यहाँ पे मोर वे में क्रिएट हों और उनके द्वारा इस तरीके से जो पॉलिटिकल फंडिंग है, जो ब्लैक मनी को वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से जो कंसर्न्स है उनको रेज किया गया था उस डिबेट के दौरान में। और आप देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेटर फॉर्म के अंदर में उसको कंप्लीटली नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स है उनके द्वारा अपना जो नया पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में जो चार्ज है वो लिया गया। एक पेटिशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनूप बरनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है, अनूप बरनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है जिसके अंदर एक सिलेक्शन कमेटी है उसके बारे में डिस्कस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मार्च 2023 के समय में। आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सिलेक्शन कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था उसके अंदर सीजीआई सर थे, पीएम थे और एक आपको लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो लार्जेस्ट पार्टी रहेगा उसका जो लीडर है उसको रखा जाएगा वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के अंदर में। सुप्रीम को हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल है उसको प्रपोज किया गया पार्लियामेंट के अंदर में, बाद में वो एक्ट के रूप में इस्टेब्लिशमेंट में आता है। और आप देखिए कि सीजीआई सर को वहाँ पे चेंज कर दिया गया। सीजीआई सर के द्वारा किसी भी यूनियन मिनिस्टर है उसको चूज किया जाएगा पीएम सर के द्वारा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसी के रिगार्डिंग में एक पेटिशन है वो यहाँ पे फाइल हुआ था कि पेटिशन के अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चन कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया जाए उस एक्ट के ऊपर में। यहाँ पे जो नए इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जिनको कि बेसिकली उसी सिलेक्शन कमेटी के थ्रू चूज किया गया है, तो उसको भी बेसिकली उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको भी चार्ज किया जाए, जिसको कि उसको भी यहाँ पे रोक दिया जाए, स्टे लगा दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको डिक्लाइन कर दिया गया है, मना कर दिया गया है इस पेटिशन को। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ईडी के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो आपको कंटिन्यूस न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो एक एमएलसी हैं, बीआरएस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके एमएलसी हैं, उनको बेसिकली यहाँ पे अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा। ईडी के बारे में अगर हम बात करें अर्लियर फेज के अंदर में इसको एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से जानते थे। 1957 के समय इसका जो नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप से कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आपको देखने के लिए मिलती है ये इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। और आप देखिए कि फाइनेंस के रिगार्डिंग में जितने भी यहाँ पे मिसकंडक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो इन्वेस्टिगेशन है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कैरी आउट की जाती है। तो ये ईडी के पर्सपेक्टिव से है। ईडी का एक और न्यूज़ है, दिल्ली के जो सीएम हैं उनके द्वारा कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की गई थी। आप देखिए उनके द्वारा काफ़ी सारे ईडी के जो सम्मन्स हैं उनको यहाँ पे स्किप किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में पिटीशन फाइल की गई है कि यहाँ पे जो सम्मन है उसको बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंड किया जाए, उनको स्किप करने का जो मौका है वो यहाँ पे दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के द्वारा टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से जो एडवर्टाइजमेंट है उसको कैरी आउट किया गया। काफ़ी सारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, नेचुरल जो यहाँ पे प्लेसेज हैं उनके बारे में बताया गया है कि आप रिलीजियस, नेचुरल, काफ़ी जिस भी तरीके का आपको टूरिज्म पसंद है आप यहाँ पे कैरी आउट कीजिए वेस्ट बंगाल के अंदर में। लास्ट जो कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन था उसके अंदर में हमने उत्तर प्रदेश का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, लोकल फॉर वोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसके पर्सपेक्टिव से रीड किया था। आप देखिए कि यहाँ पे कालीघाट टेम्पल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको दक्षिणेश्वरी जो टेम्पल है वो देखने के लिए मिलता है। तो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे जो शक्ति का जो वर्शिप है, जो गोडेस का जो वर्शिप है, जो मदर गोडेस का वर्शिप है, शक्ति का वर्शिप है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु का लीडरशिप के अंदर में, वो भी आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग जो चर्च है उसको भी शो किया गया है। इस्लाम के अकॉर्डिंग में जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर में। तो अलग अलग समय में आपको अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। पर जब भी आप कालीघाट के बारे में रीड करते हो तो आपको कालीघाट टेम्पल के बारे में भी पता होना चाहिए। और आपको कालीघाट के अंदर में आप देखिए कि मदर गोडेस जो काली माँ है उनका पूजा वहाँ पे किया जाता है। इस टेम्पल का जो रिनोवेशन है वो लेटर फॉर्म के अंदर में एक जमींदार फैमिली के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। एक जमींदार फैमिली के द्वारा इसका जो रिनोवेशन है उसको कैरी आउट किया गया था। दक्षिणेश्वरी टेम्पल के बारे में अगर हम बात करें, जो हुगली नदी के बारे में आपने रीड किया होगा स्टूडेंट्स, हुगली नदी का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है दक्षिणेश्वर टेम्पल। और आप देखिए कि इसको भी बेसिकली जो रिनोवेशन है 1855 के समय में एक रानी नाम के पर्सन है, रुस्मनी, रानी रुस्मनी नाम से एक पर्सन है, उनके द्वारा इसका जो रिनोवेशन है वो कैरी आउट किया गया था। यहाँ पे कुछ नेचुरल टेररिज्म जो टूरिज्म के बारे में भी बात किया गया है, सॉरी टूरिज्म के बारे में बात किया गया है नेचुरल वे में, जिसमें आप देखिए कि दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा क्या है, आप देखिए कि यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को के द्वारा। हमारे और भी काफ़ी सारे ऐसे जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, जिसमें आपको एक रमन नाम का इवेंट देखने के लिए मिलता है, गढ़वाल हिमालयाज के अंदर उसको परफॉर्म किया जाता है। बुद्धिस्ट चैंटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि अलग अलग जगह की कुछ हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं उनको भी वहाँ पे यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। रिसेंटली आप देखिए कि दुर्गा पूजा है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। तो जो दुर्गा पूजा आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर में। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेचुरल कैटेगरी के अंदर में, जिसके अंदर आप देखिए कि जो दार्जिलिंग का जो एरिया है, दार्जिलिंग के बारे में आपने रीड किया होगा, गोरखालैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि वहाँ पे एक जो ट्रेन्स हैं वो चलती हैं दार्जिलिंग के अंदर में, जो काफ़ी फेमस ट्रेन है। ऐसा ही एक ट्रेन आपको आप देखिए कि जो हिमालयन जो एरिया है हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें कालका नाम की जो सिटी है चंडीगढ़ के पास में जो कालका है, कालका से शिमला के लिए एक ट्रेन चलती है, उसको वो भी आपको इसी तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल ट्रेन है वो देखने के लिए मिलेगा। कभी समय मिले तो आप विजिट ज़रूर करना इन प्लेसेस के वहाँ पे।
नेक्स्ट आप देखिए कि सुंदरबन है, सुंदरबन के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको रॉयल बंगाल टाइगर है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको शांति निकेतन है जिसको कि रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसके अंदर में शामिल किया गया है। तो इन तीनों के बारे में हम एक बार देखते हैं। तो आप जब भी आप यहाँ पे जो दार्जिलिंग के बारे में रीड करते हो तो आपको टी के बारे में भी पता होना चाहिए। दार्जिलिंग टी हमारा फर्स्ट वो थिंग है जिसको कि जीआई टैग है वो इंडिया के अंदर दिया गया था, जोग्राफिकल जो इंडिकेशन का जो टाइटल है वो दिया गया था 1983 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें दार्जिलिंग के बारे में, टी के रिगार्डिंग में है, गोरखालैंड का एक मूवमेंट है जो 2017-18 के समय न्यूज़ के अंदर में था। वहाँ पे आपको आर्टिकल जो 244A है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है गोरखालैंड के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे ट्रेन के बारे में बताया गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सुंदरबन की पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि यहाँ पे आप देखिए कि सुंदरबन का एरिया है, क्या बांग्लादेश के अंदर भी एक सुंदरबन का एरिया है, तो क्या दोनों ही यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप से रिकॉग्नाइज हैं यूनेस्को के रिगार्डिंग में? तो ये आपको रीड करना है, आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। आप देखिए कि इंडिया और भूटान के बारे में कल हमने रीड किया था। भूटान का जो गेलेपू नाम का जो प्रोजेक्ट है, नया कार्बन न्यूट्रल सिटी है वो वहाँ पे डेवलप करना है। तो इंडिया का जो आसाम है उसके साथ में वो एरिया शेयर करता है। आप देखिए कि भूटान और इंडिया का एक प्रोटेक्टेड एरिया भी है जो अपना एरिया शेयर करता है। बाउंड्री के जो दूसरी साइड आपको रॉयल मानस नेशनल पार्क है वो देखने के लिए मिलेगा, और इंडिया की तरफ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? मानस नेशनल पार्क आपको इंडिया की तरफ, और भूटान की तरफ आपको रॉयल मानस। तो क्या इसी तरीके से ये जो सुंदरबन है वो सिचुएटेड है? क्या दूसरे एरिया के अंदर जो सुंदरबन है उसको भी यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है? इसको रीड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शांति निकेतन के बारे में, तो 1863 के समय में आप देखिए यहाँ पे जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, उनको महर्षि के नाम से, आचार्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा एक आश्रम है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस समय में आप देखिए कि ब्रह्म समाज के अंदर बाइफर्केशन हो चुके थे। केशव चंद्र सेन के द्वारा एक अलग से ब्रह्म समाज चलाया गया था, और आप देखिए कि उनके द्वारा काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की जाती थी केशव चंद्र सेन के द्वारा, बट अपना जो डॉक्टर है उनका जो शादी है उनके द्वारा कर दिया गया था। एक जो एज डिफरेंस वो आपको देखने के लिए मिलेगा उनका मैरिज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसी के बाद में ब्रह्म समाज के अंदर जो बाइफर्केशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। केशव चंद्र सेन जो उसको ऑल ओवर इंडिया के अंदर में उसको स्प्रेड करना चाहते थे ब्रह्म समाज को, आफ्टर द डेथ ऑफ जो राजा राम मोहन राय है उनके बाद में ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है वो क्रिएट होंगे। आप देखिए कि जो तत्वबोधिनी पत्रिका है वो भी देवेंद्र नाथ टैगोर चलाया करते थे, जो इंडिया के जो आइडियाज़ हैं, कल्चरल आइडियाज़, जो यूथ को वहाँ पे मिल सके। तो यहाँ पे शांति निकेतन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर में उसको यहाँ पे सऊदी अरेबिया के रियाद के अंदर वो मीटिंग हुआ था जिसमें इसको रिकॉग्नाइज किया गया है रिसेंटली। 1863 के समय आश्रम बना देवेंद्रनाथ टैगोर का लीडरशिप के अंदर में। 1901 के समय जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो टाउनशिप है उसको डेवलप किया गया। कहाँ पे ये सिचुएटेड है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएटेड है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है। आप देखिए कि इसी जगह पे 1923 के समय में जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो अमर्त्य सेन एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में काफ़ी बार एक कंट्रोवर्सी आपको देखने के लिए मिलती है प्रेजेंट समय में, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेंस 2023 के समय में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन के रिगार्डिंग में, नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था मई के मंथ के समय में। ये जो शांति निकेतन है विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप देखिए कि 2022 का जो प्रीलिम्स था, 21 या 22 का प्रीलिम्स था, जिसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कल्ट ऑफ चरखा है, कल्ट ऑफ चरखा का जो ऐसे है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपको जो कल्ट ऑफ चरखा का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। गांधी जी का कुछ पॉलिसीज है उनको क्रिटिसाइज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और वैसे आपको काफ़ी अच्छी जो फ्रेंडशिप है वो देखने के लिए मिलती है महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये सब पॉइंट्स हमने रीड किए यहाँ पे, तो आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक पॉलिटिकल लीडर हैं कर्नाटका से रिलेटेड, उनको अगेंस्ट में एक पोस्को का जो चार्ज है वो लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो चिल्ड्रंस का जो एज है वो फिक्स नहीं है। अलग अलग लॉज के अंदर में, अलग अलग कानून के अंदर में आपको डिफरेंट चिल्ड्रन है उसको एज ग्रुप है उसको चिल्ड्रन के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाता है।
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो 18 एज का कोई चिल्ड्रन है, 18 एज से अगर कोई बिलो का कोई चिल्ड्रन है तो उसको एज ए चिल्ड्रन के रूप से माना जाएगा। बट आप देखिए कि जब भी हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में रीड करते हैं तो वहाँ पे आपको 16 का जो एज है वो देखने के लिए मिलता है। 16 का एज है वो हाईएस्ट है। 16 टू 18 का एज के बीच में अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई क्राइम है, हीनियस क्राइम कमिट किया गया तो उसको एडल्ट के रूप से स्वीकार किया जाएगा। ये अमेंडमेंट कब आया था स्टूडेंट्स? आप देखिए कि 2012 के समय में 16 दिसंबर का वो दिन है। उस समय में आप देखिए कि एक हीनियस क्राइम है, दिल्ली का जो बस है उसके अंदर में कैरी आउट किया गया था। काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम था स्टूडेंट्स वो। तो उनमें जो कल्प्रिट है जिनको लेटर फॉर्म के अंदर में जो कैपिटल पनिशमेंट है वो भी दिया गया था। आप देखिए कि उनके अंदर में एक पर्सन था जो वहाँ पे जुवेनाइल हुआ करता था, उसका जो एज है वो 18 एज कंप्लीट नहीं था। और उस टाइम में जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके अंदर 18 ईयर से बिलो का जो पर्सन है उसको यहाँ पे चिल्ड्रन के रूप से ही रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो आप देखिए कि इसके अंदर अमेंडमेंट इस वजह से लाया गया कि उसमें जो पर्सन था बिलो द 18 उसको रिलीज कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसका जो न्यू आइडेंटिटी है वो भी उसको दिया गया। उसको न्यू आइडेंटिटी के साथ में आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया गया था इस हीनियस क्राइम के बाद में लेटर फॉर्म में। उसके अंदर में जो रिफॉर्मेटिव जस्टिस का ये पार्ट है कि उस पर्सन के अंदर जो रिफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लाया जा सके। अगर उसने मिडिल एज के अंदर में या कम एज के अंदर में कोई भी क्राइम है उसको यहाँ पे कमिट किया है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने के लिए मिला था 2015-16 के समय में, जब इसका जो अमेंडमेंट है वो कैरी आउट किया गया। अगर हम निर्भया केस के बारे में बात करें स्टूडेंट्स तो आपको मैं एक वेब सीरीज सजेस्ट करूंगा। अगर आपका एग्जामिनेशन के बाद में जब भी समय मिले आप देखना, दिल्ली क्राइम है। दिल्ली क्राइम है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे बेसिकली शो किया गया है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कितना जो आप देखिए कि काफ़ी सारा जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेंट करती है। उन लोगों का जो कंप्लीट आइडेंटिटी है वो नहीं पता था कि कौन वो पर्सन है, बट उनको किस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा अपने इफर्ट्स के थ्रू में उनको बेसिकली पकड़ा गया है। उनको स्ट्रोंग वहाँ पे लो बन सके। हो सकता है कि पब्लिक के द्वारा वो जो बस है उसको जला दिया जाता, तो उस समय कोई एविडेंस है वो कोर्ट के अंदर नहीं होता, तो उनको फिर किस तरीके से वहाँ पे जो कैपिटल पनिशमेंट है वो दिया गया एक कम्प्लीटली लो प्रोसेस के थ्रू में। वो आपको उस डॉक्यूमेंट्री है या जो वेब सीरीज है उसके अंदर में काफ़ी अच्छे से शो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं राइट आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव से, आर्टिकल 21A के पर्सपेक्टिव से एजुकेशन के रिगार्डिंग में, तो आपको देखिए कि 6 to 14 का जो एज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग में 14 ईयर का जो पर्सन है उसको चिल्ड्रन के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो हर एक जगह डिफरेंट यहाँ पे मीनिंग है। चिल्ड्रन पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो 12 ईयर आपको जो एज है वो देखने के लिए मिलेगा। क्या बिलो द 14 का कोई पर्सन है उसको यहाँ पे फैमिली वर्क के अंदर अलाउ किया गया है, नहीं किया गया है, या चाइल्ड लेबर के रूप से उसको देखा जाएगा, ये आपको यहाँ पे ज़रूर से पता होना चाहिए। चाइल्ड लेबर के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे चिल्ड्रंस हैं बचपन बचाओ आंदोलन के थ्रू रेस्क्यू किया गया है। स्पेशली आप देखिए कि जो भट्टा का जो वर्किंग है जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं, वहाँ से भी होटल के ऊपर भी काफ़ी सारे आपको जो बर्तन साफ करने वाले जो पर्सन देखने के लिए मिलेंगे वो आपको चिल्ड्रंस के रूप से देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि उनके द्वारा उनको रेस्क्यू किया गया। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ के अंदर में काफ़ी बार आपको इस तरीके का भी सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा कि फैमिली जो कंडीशन है वो सही नहीं है। चिल्ड्रन का जो वर्किंग सिस्टम है उसी की वजह से जो फैमिली है वो सर्वाइवल कर पाती है उस वजह से। तो काफ़ी बार ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि उनके द्वारा फैमिली एक्टिविटी है वहाँ पे कैरी आउट किया जाए अगर बिलो 14 है। हेजार्डियस फैक्ट्रीज के अंदर में उनको वर्क ना करना पड़े। हेजार्डियस फैक्ट्रीज आप देखिए कि कोई यहाँ पे ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर में जो आँखों का जो रोशनी जाने का जो विजन का लॉस्ट होने का जो चांसेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये चिल्ड्रन का जो एज है वो फिक्स नहीं है, ऐसा भी आपको पता होना चाहिए कि फिक्स नहीं है, कोई भी एज अलग अलग कानून के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इनको चार्ज किया गया है इस केस के अंदर में जो एलिगेशंस वो लगे हैं इनके अगेंस्ट में, तो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट किया जाएगा सीआईडी के द्वारा। अगर चार्जेस सही होंगे तो आगे इस केस को प्रोसीड किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईडी का जो सम्मन है उसके बेसिकली स्किप करने के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। कंटिन्यूस ईडी है जो न्यूज़ के अंदर में है। रसिया में इलेक्शन होने वाले हैं, 8 टाइम ये इलेक्शन होंगे। यूएसएसआर का जब से ब्रेकआउट हुआ है 1989 के समय में
8 टाइम इन इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा। 2000 के समय जब पुतिन है वो पावर के अंदर में आए थे, आप देखिए कि 2008 से लेकर 12 का वो समय है, पुतिन के द्वारा यहाँ पे उनका इलेक्शन कंटेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा बेसिकली उस समय में जो पीएम का जो पोस्ट है उनके द्वारा पीएम की पोस्ट के ऊपर रहे थे, अपना ही कोई ट्रस्टेड पर्सन है उसको प्रेसिडेंट के रूप से रखा गया था। 2020 के समय में आप देखिए कि पुतिन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको कैरी आउट किया गया कि पुतिन के जो प्रीवियस जो यहाँ पे जो जिस टर्म के अंदर में वो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर रहे हैं उनको नल एंड वॉइड है वो कर दिया गया डिक्लेयर 2020 के उसके अंदर में अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में। 2024 में अब यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, पुतिन का जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी हायर है, बट आप देखिए कि कहीं पे भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं दैट डज नॉट मीन कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए आपको अपोजिशन का जो वॉइस है वो भी होना चाहिए। अपोजिशन के वॉइस के अलावा आप देखिए कि फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शंस है वो भी कंटेस्ट होने चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी देखिए हमने बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से भी रीड किया था दिसंबर जनवरी के मंथ के समय में, वहाँ पे भी जब इलेक्शंस कंटेस्ट हुए तो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा कंप्लीटली उसको अपोज किया गया। म्यांमार के बारे में हम रीड करते हैं, वहाँ पे इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो डिस्प्यूट है वही देखने के लिए मिला था। वहाँ का जो आर्मी है और वहाँ का जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है आंग सान सू की उनके बिटवीन में एक डिस्प्यूट है जो इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में ही था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के बारे में है तो फूड सेक्टर के अंदर में वेजिटेबल फ्रूट्स का जो सेक्टर है उसके अंदर में काफ़ी वोलेटाइल जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है, इसको कंट्रोल करने का ज़रूरत है। आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा एक टॉप इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो, जिसके अंदर हाईएस्ट वोलेटिलिटी है वो देखने के लिए मिलती है और काफ़ी कॉमन है आपके फूड के अंदर में। बाद में इसको टॉप को बेसिकली टोटल के रूप से कन्वर्ट कर दिया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि आप देखिए कि वहाँ पे टोमेटो ओनियन पोटैटो हैं, बाद में जो ओल फ्रूट्स हैं उनको भी उसके अंदर में ऐड कर लिया गया था कि कहीं पे भी जो वोलेटिलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इन्फ्लेशन है वो हायर ना हो, उसको कंट्रोल किया जा सके। आयरलैंड और इंडिया के जो रिलेशंस है उसके पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल है। इसमें आप देखिए कि सेंट पैट्रिक डे है, जो पैट्रिक डे है उसके सेलिब्रेशन के पर्सपेक्टिव से रिसेंटली आयरलैंड के जो 75 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस के। तो इंडिया और आयरलैंड के जो बेसिकली एक कॉमन ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया और आयरलैंड का कॉमन ट्रेंड क्या है कि कॉलोनियल ऑपरेशन से दोनों ने इंडिपेंडेंस को अचीव किया है। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के बारे में हमने G20 के मीटिंग के दौरान जो थीम है वो भी रखा था वासुदेव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें आयरलैंड के रिगार्डिंग में तो आयरलैंड के अंदर में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आयरलैंड के अंदर में वी लिव इन द ईच अदर शेडो, हम एक दूसरे की जो छाया है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे की कोऑपरेशन के रूप से रहते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। यहाँ पे बताया गया कि आयरलैंड कंटिन्यूस अकाउंटेबिलिटी है, आंसर का अंदर में जो बिलीव है वो करता है। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि हम 75 ईयर जो यहाँ पे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइटर के द्वारा कहा गया है, आयरलैंड के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा कि 75 ईयर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर वर्ल्ड कंटिन्यूसली यहाँ पे क्राइसिस के अंदर में है। गाजा स्ट्रिप के अंदर कन्फ्लिक्ट है, रसिया यूक्रेन के वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, तो उसको रिजोल्व करने का ज़रूरत है, उस सभी के बारे में बताया गया। इंडिया आयरलैंड के रिलेशंस के बारे में कहा गया 1951 के समय इंडिया के द्वारा डुबलिन के अंदर में जो बेसिकली एम्बेसी है उसको ओपन किया गया था, डुबलिन के अंदर एम्बेसी को ओपन किया गया था। आप देखिए कि यहाँ पे इंग्लैंड सिचुएटेड है, यहाँ पे यूरोप का जो आपको कंप्लीट जो लैंड का एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे जो आयरलैंड है वो सिचुएटेड है। इस पार्ट के अंदर में आपको नॉर्दर्न आयरलैंड देखने के लिए मिलेगा जो डिफरेंट टेरिटरी है, और यहाँ पे आयरलैंड सिचुएटेड है। यहाँ पे आप देखिए कि जो डुबलिन है वो आपको इस एरिया के अंदर ईस्टर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल के बारे में भी पता होना चाहिए। जब आप अपने स्कूल डेज के अंदर होंगे या आपने जीके के बारे में ज़रूर से एक याद किया होगा कि किस इंडियन वुमेन के द्वारा जो इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस किया गया था, तो वो आपको देखने के लिए मिलता है। आरती शाह नाम की जो पर्सन है, आरती शाह नाम की जो पर्सन है उनके द्वारा बेसिकली जो इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस किया गया था। तो ये जो इंग्लिश चैनल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? क्या ये जो यूरोप का जो अदर कंट्रीज है उनको कनेक्ट करने वाला एरिया है ये इंग्लिश चैनल है, या आप देखिए कि आपको जो इंग्लिश चैनल है वो इधर के पार्ट में सिचुएटेड है? कहाँ पे सिचुएटेड है उसके बारे में आप रीड जरूर से करना।
तो आयरलैंड के पर्सपेक्टिव से यही कहा गया है, हमारे 10,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टडी के लिए जाते हैं। प्रेजेंट समय में 80,000 के आसपास के पर्सनस हैं, उनको बताया गया है। एक एरिया के बारे में भी कहा गया जहाँ पे इंडियंस का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हायर है आयरलैंड के अंदर में। और प्रेजेंट समय में वर्ल्ड का जो क्राइसिस है उसके बारे में कहा गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पर्सपेक्टिव से एक पेटिशन है उसको एक्सेप्ट किया गया है, 19 मार्च को सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसका जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला। यूएसए के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, इंडिया के द्वारा उसको कंडेम किया गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन को आप अपना जो मानिए मत। यहाँ पे किसी भी इंडिया के अंदर में जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उनका जो सिटीजनशिप है उसका लॉस नहीं होगा। जो हमारे नाइबर कंट्रीज हैं उनसे जो माइग्रेंट करके आए हैं उनको वहाँ पे जो कम्प्लीटली रिलीजियस प्रोसिक्यूशन देखने के लिए मिला है वहाँ पे, तो उन्हीं को बेसिकली जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट की जाएगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। HAL के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि नेवी के पर्सपेक्टिव से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ डोनियर यहाँ पे बेसिकली मांगे गए हैं, उसका जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। तो आप देखिए कि सर्विलेंस के रिगार्डिंग में जो डोनियर्स हैं उनको यहाँ पे साइन किया गया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई एग्रीमेंट है, आप देखिए कि हम कोई यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो सामने आई हैं बेसिकली सिम कार्ड के चेंज के पर्सपेक्टिव से। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, आपको होमवर्क है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में है या किसके अंडर में है, 1997 के समय इस्टेब्लिश हुआ है, 98 के समय। ये सब आपको जो बेसिक है जहाँ से हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। अपाची एक हेलीकॉप्टर आपको देखने के लिए मिलता है, आप देखिए अटैक के रिगार्डिंग में अपाची हेलीकॉप्टर से उनको यूज किया जाता है। तो ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है उसको फर्स्ट टाइम आर्मी के अंदर इंडक्ट किया जाएगा, उसी के पर्सपेक्टिव से जोधपुर के अंदर जो यूनिट है उसको डेवलप किया गया है। जोधपुर कहाँ है, राजस्थान के अंदर में है जोधपुर, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पैलेस्टीनियन जो बेसिकली लीडर हैं उनको चूज किया गया है एज ए एडवाइजर के रूप से यहाँ पे जो पीएम है उनके द्वारा। तो एग्जाम के पर्पज से तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। इजराइल के जो सेटलर्स हैं जो यहाँ पे वायलेंट हैं उन सभी के अगेंस्ट में जो सैंक्शंस हैं उसको इम्पोज किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। जापान के अंदर भी कुछ फाइटर जेट के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट देखने के लिए मिला है। यूएस के द्वारा कुछ इंडियन फर्म्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो सैंक्शंस है वो लगाए गए हैं। पनामा के पर्सपेक्टिव से कुछ यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला था। आप देखिए कि यहाँ पे यूएन का जो पैनल है उसके द्वारा कंडेम किया गया है रसिया की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं यूक्रेन के अंदर में। यहाँ पे रसिया के द्वारा जो मिसाइल लॉन्च किया गया जिसमें ओडेसा के अंदर में 16 के आसपास जो पर्सन्स हैं उनका डेथ हुआ है। और आप देखिए कि इजराइल के पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा कहा गया कि जो गाजा है उसको कंप्लीट पैक करते हुए, रफा बॉर्डर को भी पैक करते हुए जो अटैक्स हैं, जो आर्मी का ऑपरेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा। जैसा इजराइल की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके द्वारा स्टेटमेंट है वो दिया गया है। अभी प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो इस्लाम को जो मानने वाले जो लोग हैं, इस्लाम के जो फॉलोवर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में ये काफ़ी सेक्रेड मंथ है उनका जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में। तो उसके उसी दौरान में भी इस तरीके का जो एक्टिविटीज़ है वो कैरी आउट किए जा रहे हैं वहाँ पे गाजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। तो आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताइए और ज़रूर से देखिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपको याद नोट डाउन रख के ही कर पाओगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। चाहे रफली ही लिखने का कोशिश कीजिए पर लिखा ज़रूर कीजिए जिससे कि आपको याद रख सके लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।